फ्रेंड्स, आज कुछ अलग हटके करने जा रही हूँ। लाइव जा रही हूँ बनाने के लिए मटन, और वो भी बिल्कुल गांव वाले स्टाइल में, जो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद होता है। और संजोग से आज बारिश नहीं हो रही है। मैं सिलीगुड़ी के बागडोगरा से लाइव हो रही हूँ अपने घर से। तो मन में हुआ कि छत पर ही बनाया जाए आज मटन और उसका लुत्फ़ उठाया जाए। तो मेरा बोलना था मुँह से, और मेरे हस्बैंड जो हैं पूरी तैयारी कर दिए, छत पर पूरा अरेंजमेंट कर दिए। तो मैं छत पर बना रही हूँ। चलिए फिर आप लोग भी देखिए। पहले मैं अपना टेरिस घुमा देती हूँ, थोड़ा दिखा देती हूँ आपको मैं अपना टेरिस। चलिए फिर देखिए, सहयोग करेंगे मेरे हस्बैंड पतिदेव इसमें, तो वो भी बैठे हुए हैं और इधर अरेंजमेंट जो किए हैं हम लोग वो देखिए। तो गैस बाहर निकाल लिए हैं और यहाँ बनाएंगे। मटन को मैरिनेट कर लिए हैं, तो मैरिनेट करके छोड़ दिए हैं मटन को। और इधर उसमें जो प्याज देंगे वो प्याज मसाला, मैं यहाँ पर आलू भी प्रयोग करूँगी, तो वो सारे मसाले और बाकी सब जो है इसमें सारा कुछ यहाँ है। और मैं अभी बनाना शुरू करूँगी। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि रात का कुछ झलक मैं अपने टेरिस का आप लोगों को दिखा दूँ। हालांकि उतना रोशनी तो है नहीं, लेकिन फिर भी गार्डन का मज़ा तो कुछ अलग ही होता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है। सच पूछे तो मुझे गांव बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग अपने घर पे गांव भी जाते हैं बीच बीच में, और गांव वाला मज़ा शहर में भी मैं ले लेती हूँ। मेरा बोलना है, और साहब वो सब चीज़ की पूर्ति कर देते हैं, इसीलिए गार्डन भी छत पर है। मेरे बस की बात तो अकेले की है नहीं। तो यह देखिए, फ्लावर भी सभी कुछ है। यह देखिए तोरई फरा हुआ है, और यह देखिए गिलोई भी हमारे छत पर है। जब से वो 2020 में कोरोना वाला हुआ, रामदेव बाबा बताए, तब से जो है सो हम लोग जो है सो घर में ही लगा लिए हैं। और यह देखिए करेला देखिए करेले को कितना फला है। मैं ना इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, किस तरह से हमने टेरिस पर करेला इस पॉट में गमले में मैंने लगाया है, और इतना फलता है मत पूछिए। देखिए पूरा लगा हुआ है। पर डे मैं इसमें से तोड़ करके बनाती हूँ भुजिया, भरवा। यह देखिए कितना फला है। तो मैं और भी बहुत कुछ है जो हम लोगों ने टेरिस पर शुरू किया है, सारा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं, कुछ नहीं। और यह देखिए फ्रेंड्स लेमन कितना है, गुच्छा गुच्छा में है। डे टाइम में देखने से तो और भी बहुत अच्छा लगता है। यह देखिए मिर्ची भी है, और इसके साथ ही मैं आपको और दिखाऊंगी। दूसरे तरफ हमारा छत 4 सेक्शन में बटा हुआ है, तो इधर फ्लावर सेक्शन है, और उस तरफ जो है सो वेजिटेबल का सेक्शन था। तो बेली भी देखिए कितना लगता है। पूरा मेरा छत भी पूरा एरोमा से भरा रहता है, बेली चमेली के फूल से पूरा खुशबूदार। और यह देखिए इधर भी है कुछ। यह जो है सो यह भी तोरई है, जो क्या बोलते हैं, सतपुतिया बोलते हैं इसको। गुच्छे गुच्छे में फलता है, और अभी तो थोड़ा मुश्किल है इसको दिखाना। मैं डे टाइम में आपको दिखाऊंगी। ये सारा छत हम लोगों का ही है, और मैं लगाती हूँ इसमें सब्जी वगैरह। हम लोग सभी कोई मिल के इसको थोड़ा सा इस पर मेहनत करते हैं। और चलिए फिर बनाते हैं, क्यों समय ज़्यादा बर्बाद करना, लेट हो जाएगा फिर खाना बनाने में। तो चलिए फिर मटन बनाना शुरू करते हैं। गैस जला लेते हैं पहले हम लोग। और कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं।
तो कढ़ाई हमारा गर्म हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें सरसों तेल डालेंगे और आलू को फ्राई करेंगे। तेल थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें आलू को डालेंगे। लगा देगी ना स्टैंड में। हाँ हाँ हाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू को फ्राई करेंगे। तो आलू को यहाँ पर इस तरह से छीलने के बाद हम गोंद देते हैं ताकि इसमें नमक और मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर में ऑब्जर्व होगा और बहुत टेस्टी लगेगा। तो तेल हमारा हल्का गर्म हो चुका है, तो मैं अब इसमें आलू डाल रही हूँ, क्योंकि आलू को पकना है, हल्का फुल्का पकेगा और गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इस तरह से सभी आलू को हम गोंद देते हैं ताकि इसमें अच्छी तरह से नमक जाए। बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा मेहनत तो लगता है, कुकर में बना लेते हैं तो 20 मिनट में मटन हमारा बन के रेडी हो जाता है। जब कभी टाइम नहीं रहता है, ड्यूटी रहता है, तो मैं भी कुकर में ही ज़्यादा बनाती हूँ। और अभी हम लोग का समर वेकेशन चल रहा है, घर में हूँ, तो थोड़ा जो भी मनपसंद और मस्ती वाला चीज़ होता है वो सब लोग कर लेते हैं। एक तो इस तरह से जो है नाइट में थोड़ा सब लोग साथ में रहते हैं तो बना लेते हैं। डे में तो मेरा समर वेकेशन है, लेकिन साहब का तो ड्यूटी ही है। वो तो सुबह निकल जाते हैं 9 बजे और फिर ऐसे ही 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे तक घर पहुंचते हैं। तो हम लोग का जो भी मेन होता है नाइट में ही सब मिल के इंजॉय करने वाला चीज़ कर पाते हैं। और दिन में तो जो नॉर्मल खाना होता है वो बना लेती हूँ मैं। और अच्छा लगता है जब सभी कोई मिल कर के इंजॉय करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब ड्यूटी रहता है मेरा, तो घर से 50 किलोमीटर डिस्टेंस पर मेरा विद्यालय है जहाँ मैं एचएम हूँ, तो काफ़ी थक जाती हूँ। आप ही सोचिए 100 किलोमीटर जर्नी करके क्या हालत होगा। इसलिए मेरा वीडियो भी बहुत कम आ पाता है, और ऊपर से ऑफिस का प्रेशर, काम की वजह से थोड़ा कम वीडियो ला रही हूँ। मैं सोची चलो आज लाइव ही कर लेते हैं, और बनाने जा रहे हैं तो चलिए आपके साथ बनाते हैं। अकेले क्या बनाना है, सब कोई मिलके मस्ती करते हैं, गांव का मज़ा लीजिए। बन जाएगा तो खाइएगा भी। तो इस तरह से देखिए गोल्डन ब्राउन हो रहा है। 2 से 3 मिनट हम इसे और फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और मटन के साथ फ्राई करेंगे। और यह जो रेसिपी है मेरे हस्बैंड को, साहब को बहुत पसंद है, और एक्चुअल में उन्हीं का रेसिपी है। नॉनवेज वही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं और ज़्यादातर वो बनाते हैं। मैं नॉनवेज कम बनाती हूँ, बीच बीच में मैं भी बना लेती हूँ। तो हम लोग अब इसको निकाल लेते हैं। और इसी में हम जो लहसुन है, लहसुन भी मैरिनेट किया हुआ है, तो इसको हम डाल लेंगे। और
बस थोड़ा सा करके निकाल लेंगे हम इसको, ज़्यादा नहीं करेंगे नहीं तो फट 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 करके या उड़ने लगेगा। बस हल्का सा इसका कच्चापन हम दूर करते हैं और फिर इसको हम मटन के साथ फ्राई करेंगे। तो इस तरह से 4 लोगों के लिए बन रहा है, तो 4 लहसुन भी है। इस तरह से फ्रेंड्स बना करके एक बार खाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। इसलिए मैं आज लाइव शेयर की हूँ आप लोगों के साथ। लंबा तो होगा लेकिन आप भी इस तरह से बना पाएंगे और खा भी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे इस चीज़ को। इसको अगर हम ज़्यादा देर तक इस तरह से फ्राई करेंगे तो फटफट करके सारा लहसुन हमारा उड़ने लगेगा। तो उस स्टेज से पहले ही हमें इसे निकाल लेना होता है। और अब हम इसमें यह इलायची है बड़ी वाली, यह देखिए इसका मुंह तोड़ा हुआ है और हम यह इसमें डाल देंगे, साबुत है। और यह छोटी इलायची है, इसका भी मुंह तोड़ा हुआ है, इधर से खुला हुआ है, इसे डाल देंगे। और यह दालचीनी है, खड़ा मसाला भी मटन में हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद यह तेज़पात, जीरा, दो से 3 सूखी मिर्च, जैसे ही यह हमारा गोल्डन ब्राउन होगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे तो जीरा चटकने लगा है, इस स्टेज में हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मेरा कद्दूकस किया हुआ है, तो प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें मटन डालेंगे। और यह देखिए फ्रेंड्स, मटन है जो मैरिनेट किया हुआ है। बहुत लोग इसमें दही भी डालते हैं, तो मेरे घर में दही वाला किसी को उतना नहीं पसंद होता है, तो मैंने इसमें दही का प्रयोग नहीं किया है। सिर्फ इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल के मिक्स कर दिए हैं, बस और कुछ भी नहीं है। इसी में हम लहसुन भी डाल दिए थे ताकि वह भी इसमें नमकीन होगा और अंदर में इसका फ्लेवर जाएगा। तो जब तक हमारा प्याज ब्राउन होगा तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स। बहुत टाइम लगेगा बनने में, तो कढ़ाई मटन है तो टाइम तो लगेगा ही। तब तक मैं एक बार आपको अपने साहब को दिखा देती हूँ। और बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं यह, ये देखिए मेरे साहब साथ दे रहे हैं मेरे मटन बनाने में। कुछ बोलिए ना आप भी। कुछ सुनाइए ना, इतना देर बैठ के क्या करेंगे अकेले, कुछ बोलिए, सुनाइए कुछ। यह प्याज हमारा गोल्डन फ्राई हो रहा है, पानी इसका ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है प्याज का। थोड़ा सा हम इसे और फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें मटन डालेंगे।
फ्रेंड्स गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मतलब गोल्डन ब्राउन भी नहीं कहते हैं, और हल्का सा इसको हम फ्राई करते हैं। बस इसी स्टेज में हम मटन को डाल देंगे। तो अब हम मटन डाल देते हैं इसमें। और इससे हम अब थोड़ा तेज़ आंच पर थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और उसके बाद ढक ढक के पकाना होगा, तभी तो यह पकेगा। मेरे घर का मटन जो खाते हैं उनको बहुत बहुत ही पसंद होता है। मैं सोची क्यों ना थोड़ा लाइव ही दिखा दिया जाए, ताकि लोग अपने से भी बना के उसको एंजॉय करेंगे। एक दिन मैं मटन हांडी भी बनाऊंगी, तो वो भी लाइव दिखाऊंगी। मैं मटन हांडी भी, वह भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं मटन हांडी को भी टेरेस पर ही बनाऊंगी और लाइव आपके साथ शेयर करूंगी, लाइव दिखाऊंगी आपको। अब हम इसी स्टेज में जो है मिक्स कर दिए हैं उसको, तो जो लहसुन फ्राई किए थे और आलू फ्राई किए थे, तो वो भी हम डाल देते हैं। इसी के साथ यह भी पकेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टेस्टी बनाना है या मन मुताबिक एकदम जैसा मुझे चाहिए वैसा पसंद से बनाना है, तो टाइम तो लगेगा ही, मेहनत भी लगेगा। जितना तैयारी है हम लोग सब मिलके कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको बनाने में भी पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये कुकर टाइप तो है नहीं कि बस डाले और 20-25 मिनट में बन गया। तो अब हम इसे ढक देते हैं और ढक ढक के पकाएंगे, और इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं गैस को। तो ढक दिए हैं, और तब तक बैठकर क्या करें, मुझे लगी है प्यास, तो मैं थोड़ा पीऊँगी अभी पानी। और पानी पीने के बाद साहब से करूँगी रिक्वेस्ट कि आप भी कुछ सुनाइए और मैं सुनूँगी। आप भी पानी पी लीजिए। ठीक है, फिर कुछ भी सुनाइए, कुछ भी। आप तो कितना सुनाते हैं, मटन का ही कोई कहानी आपके पास तो बहुत सारा है बचपन का। मटन का कहानी तो सही में है। हाँ। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो मम्मी जो है सो हम लोगों को बनाकर खिलाती थी। तो उस कंडीशन में जो भी थोड़ा बहुत याद है हमें बता रहा हूँ। हाँ। अभी देखिए, ये बना रही हैं आप, तो आपको पता ही है कितना इसमें मेहनत लगता है। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो दूधाधारी वैष्णव थी, फिर भी अपने बच्चों की खुशी के लिए जो है वो सब कुछ करती थी। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो हम लोगों के पसंद के हिसाब से बाज़ार से नॉन वेज मंगाना, फिर बनाना, फिर हम लोगों को खिलाना, ये सब सुन करके सोच करके ऐसा लगता है कि वो लोग कितना त्याग करते थे हम लोगों के प्रति। और हम लोग भी अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि जैसे हम अपने मम्मी के समय उस समय को एंजॉय किए हैं, तो हमारे बच्चे भी इस चीज़ को एंजॉय करें। और शायद इसी पर्पज़ से हम लोग ये
आज का प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी आने वाले समय में इस चीज़ को एंजॉय करें और उनके लिए भी एक यादगार कहानी हो। तो बचपन में देखा जाए तो मम्मी लोग, क्योंकि दुधाधारी वैष्णव थी, वो लोग कभी खाती नहीं थी नॉनवेज, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे नॉनवेज खाना। जब भी ऐसा समय आता था तो वो मार्केट से जो है सो नॉनवेज मंगाती थी, हम लोगों से थोड़ा बहुत हेल्प लेती थी, और हेल्प ले करके उसको तैयार करती थी। तैयार करने में जो भी दिक्कतें सामने आती थी वो हम सभी अनुभव कर सकते हैं इस चीज़ को। जैसे उनको हाँ चलिए बोलिए। उनको ये सारी चीज़ करना, एक ऐसे लोग जो नॉनवेज नहीं खाते हैं और इनको ये सारी चीज़ें करना पड़ रहा। पैर दर्द करने लगा तो मैं भी चेयर खींच ली, चेयर पर बैठी हूँ। और चलिए बोलिए, आप सुनाते रहिए। मम्मी लोग का ये सब चीज़ आज भी याद आता है तो बहुत ही सुखमय अनुभव होता है कि एक वो लोग थी जो कुछ भी ना यूज़ करते हुए भी हम लोगों के लिए इतना सोचती थी। बाज़ार से नॉनवेज लाना, फिर उनकी सारी तैयारी करना, और फिर हम बच्चों को जो है सो बना करके सर्व करना। वास्तव में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा त्याग था अपने बच्चों को स्वस्थ और उनके मन के हिसाब का सारा व्यवस्था करना। हम लोग भी इस चीज़ को अपने बच्चों में शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो लोग इस चीज़ को समझें और आने वाले समय में इस बात को अपने जनरेशन तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं खाना और खाना दोनों में इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि हम नहीं खाते हैं तो नॉनवेज को नहीं छूएंगे। और सुन करके हमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम अपने को सीखते तो हमारे मम्मी पापा इस बात को हमारे लिए करते थे। और रियलिटी है कि बहुत ही मज़ा आता था इस चीज़ को अपने यूज़ करने में। एक मम्मी पापा जो यूज़ करते हैं तो यही सब एक कोई दूसरी यादें हैं जो हम लोगों को इस बात को प्रेरित करता है, और हमें भी अपने बच्चों के लिए, हमें भी अपने परिवार के लिए इस बात को देखना चाहिए, ताकि उन्हें भी लगे कि खाना नहीं खाना अलग चीज़ है और परिवार के प्रति समर्पण का भाव अलग चीज़ है। और एक ठो और सुनाइए ना बचपन वाला, क्या चीज़? जो दीदी के यहाँ जो बना था मटन, दीदी बनाई थी और आपको मिर्ची लग गया था। तो सुनाइए ना एक बार। हाँ वो भी सुनाइए, बहुत अच्छा है। 1975 ईस्वी की बात है। हम्म। मेरी सिस्टर जो है सो मैरिड हो गई थी उस समय तक, और हम लोग उस समय में हॉस्टल में रहा करते थे। तो नॉनवेज, चूँकि हम पापा के साथ होते थे तो नॉनवेज का आइटम बहुत ही कम मात्रा में बनता था। तो मेरी दीदी जो है सो हम लोगों को खाने पर इनवाइट की, और उन्होंने
नॉन वेज आइटम बनाया था। जब हम लोग शादी से पहले, मेरी दीदी के शादी के पहले जब साथ होते थे तो हम लोग बहुत ही कम तीखा खाना खाते थे। लेकिन मेरी दीदी का शादी जिस परिवार में हुआ था, वो परिवार तेज़ खाना खाने में पसंद करते थे, ज़्यादा मिर्ची हो, ज़्यादा मसाला हो। तो एक बार की बात है, हम लोगों को दीदी ने इनवाइट किया खाना खाने के लिए। तो हम लोग आए, घर में हम लोगों के पसंद के हिसाब से नॉन वेज बना था, मटन। और जब हम लोगों को परोसा गया तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई उसको खा रहे थे। मेरे तक तो ठीक था, मेरे बड़े भाई तक भी ठीक था, लेकिन जो छोटे भाई थे उनके लिए ये एक परेशानी का सबब बन गया, क्योंकि खाना जो है काफ़ी तीखा था और पसंद उनको बहुत ही ज़्यादा था। तो क्योंकि हम लोग नॉनवेज पसंद करते थे तो खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, लेकिन तीखापन इतना ज़्यादा था कि छोटे भाई जो हैं खाते खाते उनके आंसू निकल गए। और दीदी जब पूछा कि क्या हुआ, तो बताया जो एक नॉर्मल होता है कि जो नॉन वेज आइटम है वो थोड़ा तीखा है, मिर्चीदार है। और इसलिए जो है सो थोड़ा सा हमें लग रहा है, तो आंसू आ गया उसमें। खैर, चूँकि ये नॉन वेज आइटम इतना पसंद होता था उस समय में हम लोगों को, आज भी होता है, और खूब मस्ती से हम लोग खाए और एंजॉय किए इस पल को। अभी भी याद है कि नॉन वेज को खाते हुए, मटन को खाते हुए इस तरह से छोटा भाई जो है सो रोना शुरू कर दिया, और फिर भी हम लोग खाते ही रहे और अंत तक, जब तक खाना खत्म नहीं हो गया, एंजॉय करते हुए खूब खाए। तो ये था एक किस्सा, तो हम लोगों के बचपन का एक याद वाली बातें थी। तो इस तरह से भोली बिसरी बातें अच्छा तो सभी को लगता है, हमें भी बहुत पसंद है, और शायद आप सबों को भी भोली बिसरी बातें हाँ भाई, पुरानी बहुत पसंद बातें, होगा। हाँ, बचपन का बात तो कुछ ज़्यादा ही याद रहता है और बार बार याद आता है और अच्छा भी लगता है। और रियल में यही जीवन है, हमारे जो इसको बीता हुआ टाइम होता है वह भी इतना अच्छा हो कि हम उसको याद करके और खुश हो जाएं, अब न कि दुखी हो जाएं किसी भी बात के लिए। तो इसलिए मैं इसको एक बार चला लूँ। हाँ, इसको एक बार चला लीजिए। ठीक है, आप मोबाइल पकड़िए तो। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि यह जले नहीं। और इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाले हैं, जो इसका पानी है वही प्याज वगैरह के साथ जो छोड़ेगा उसी में यह धीरे धीरे पकेगा। और जब वो पानी ख़त्म हो जाएगा और मटन नहीं पकेगा, तब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे पकाएंगे। तो गैस को हम सीम कर देते हैं ताकि यह पके अच्छी तरह से। और फिर चलते हैं आगे, कुछ बातें करते हैं कुछ बचपन की बातें, कुछ अभी की बातें। और समर वेकेशन एंड होने को आया और मौसम की वजह से, बारिश की वजह से कहीं निकलना हुआ नहीं।
फ्रेंड्स, साहब के फुफेरे भाई आने वाले हैं विथ फैमिली। कल ही उन्होंने फ़ोन किया है, वो आएंगे 16 तारीख को वो आएंगे। तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे भी और दिखाऊंगी कि हमारा ससुराल का रिलेशन कैसा है और कौन आए हैं, कैसे हैं। तो फिर मैं उनको भी दिखाऊंगी, लाइव लेकर के आऊँगी और आप लोग भी मिलिएगा। इनके फुफेरे भाई हैं, वो लोग आ रहे हैं इधर दार्जिलिंग घूमने के लिए। और चूँकि समर वेकेशन है और वो जो मेरी देवरानी है वो अभी शिक्षिका है, तो अभी समर वेकेशन चल रहा है तो वो भी आ रहे हैं। तो यही बात है, समर वेकेशन हम लोगों का तो है लेकिन साहब का तो नहीं है, तो वो लोग छुट्टी लेकर के फिर हम लोगों के साथ घूमेंगे। तो यही सब है बात, जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें और कुछ पल अपनों के संग का मज़ा ही कुछ और है। तो आज बना रहे हैं टेरेस पर मटन। गांव की याद आ गई, सासू माँ की याद आ गई कि माँ जी कैसे छत पर बना करके हम लोगों को खिलाती थी। वो नहीं खाती थी लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना प्यार से बना करके वो खिलाती थी। अभी भी मुझे याद आता है वो कैसे बनाती थी। और जब मैं ये बात अपनी मम्मी को बताई ना, तो मेरी मम्मी बोलती है, जो तुमको खराब नहीं लगता है कि वो दूधाधारी वैष्णव है, नहीं खाती है और तुम उससे बनवा करके खाती हो। मैं बोली मुझे थोड़े ना पता था कि माँ जी मटन बना रही है, और मैं अब जानी हूँ तो अब करूँगी मैं। उसके वो दिन था और उसके बाद फिर मैं माँ जी को कभी बनाने नहीं दी। जब भी वहाँ रहती थी, तो रहना ही कम होता था, साहब एयरफोर्स में थे, तो हर 2 साल 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाती थी इधर उधर। माँ जी हम लोग के पास बीच बीच में जाती थी मिलने जुलने के लिए, फिर गांव आ जाती थी। यही सिलसिला चलता रहा और छुट्टी छुट्टी में हम लोग आ जाते थे। तो जब भी हम लोग गांव में आते थे तो माँ जी मंगा देती थी, फिर मैं माँ जी को बनाने नहीं देती थी, मैं खुद बनाती थी और साहब का सहयोग लेती थी और उसके बाद हम लोग उसको इंजॉय करते थे। तो आज वही दिन याद आ गया और मौसम भी थोड़ा अच्छा था कि हम छत पर बना सकते थे। तो मैं थोड़ा सा अपना इच्छा जाहिर की और साहब तुरंत अरेंजमेंट कर दिए, छत पर गैस चूल्हा निकाल दिए रूम से और सारा व्यवस्था कर दिए। तो अच्छा लगा, ऐसे ही एक दूसरे की भावना को कद्र करना चाहिए और एक दूसरे की बातों को अहमियत दे करके जो है सो चलना चाहिए। एक अच्छी बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ के बीच भी होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आजकल की लाइफ में तो देखिए कितना टेंशन है। मुझे तो लगता है बच्चों को शिक्षा तो सभी दे रहे हैं, शिक्षा मतलब डिग्री, शिक्षा, घरेलू शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा आजकल बहुत कम लोग दे रहे हैं बच्चों को, सिर्फ डिग्री। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टरी पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल की कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की कर रहे हैं, MBA MCA। क्या होगा उस डिग्री का जब बच्चे में आपने क्या बोलेंगे संस्कार नहीं डाला, नैतिकता नहीं डाला, तो फिर उस डिग्री का क्या होगा। बच्चे देख रहे हैं IAS अफसर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और बच्चे जो है सो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, गर्त में चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो अपने जीवन से हाथ धो लेते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी डिग्री का। तो बच्चों में डिग्री दीजिए, शिक्षा दीजिए और साथ में संस्कार भी दीजिए कि बड़ों का सम्मान करें। हम लोग अपने पास बच्चे को रखे हैं, अभी बच्चे जो हैं सो ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं, तो बच्चे घर में बिल्कुल अच्छी तरह से रहते हैं। मैं देखती हूँ दूसरे के बच्चे घर में रहना ही नहीं चाहते हैं, किसी न किसी बहाने बच्चे को घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जा कर के क्या करेंगे तो सबको पता है, मस्ती। तो इसीलिए जो है सो बच्चों को थोड़ा सा अपने आप से जोड़ के रखिए, नहीं तो बच्चे जो है वो कहते हैं ना, जो धन तो जाएगा ही जाएगा और बच्चे भी हाथ से चले जाएंगे। तो हम लोगों को इस हिसाब से चलना है कि घर परिवार बच्चे में इतना संस्कार डालिए कि वो अपनों की रिस्पेक्ट करे। यहाँ देखते हैं कि लोग अपने मौसा जी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपने मौसी जी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि वो आ गया है, मतलब जो है सो पता नहीं अब मेरे ऊपर बोझ बन जाएगा। और हम लोग अपने बच्चे
बच्चे में ऐसा संस्कार डालते हैं, हम लोग खुद करते हैं। अभी देखिए हमारे फुफेरे देवर देवरानी विद फैमिली आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे गांव के अपने भाई थे, जो उनके बच्चों को हम यहीं पर वो जो है सो इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे मैं जानी तो फिर उनको भी लेकर के आए। कितना अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। अपनों के बिना तो दुनिया सुना है, और लोग इसी चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ना कोई गांव से अपने रिलेटिव के यहाँ से कोई ना कोई हमेशा आते ही रहते हैं, और हम लोग जो है सो उनको एकदम अपनापन, जैसे अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे ही। अभी कुछ दिन पहले हमारे बड़े जेठ जो हैं, इनके बड़े भाई जो हैं, उनके जो बेटे हैं, मतलब कहा जाए कि मेरे परिवार का सबसे बड़ा बेटा, वो भी आया था। उसको भी हम लोग लेकर के मिरिक वगैरह गए, घूमे, कितना अच्छा लगा उस पल को। मतलब लाइफ में कभी ना तो बच्चे भूलेंगे और ना हम लोग भूलेंगे। तो यादें ऐसी होनी चाहिए, और क्या कहें, जीवन तो ऐसे ही चलता है, किसको फुर्सत है आज के टाइम में, सभी लोग बिजी है। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं। मेरे दोनों बच्चे यूएसए से काम कर रहे हैं, और एक ही देश नहीं, 3-4 अलग अलग देश से बच्चे काम कर रहे हैं। कितना बिजी है, लेकिन फिर भी जब कोई आते हैं तो बच्चे को भी हम लोग बोलते हैं तुम लोग अपना वर्क इस हिसाब से सेटल करो, थोड़ा टाइम निकालो कि साथ में घूमो फिरो, बातचीत करो, तो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है रियली। अब हर किसी का अपना अपना सोच है, मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रही हूँ, किसी को गलत भी नहीं कर रही हूँ। बस परिवार को कैसे संभालें कि हमारा परिवार में अपनत्व बना रहे, बस इसलिए मैं थोड़ा सा आज बोल गई। वो भी फ्री बैठी हूँ, और इधर मटन बन रहा है, तो फ्री बैठी हूँ, तो अब बात तो करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ अपने बारे में तो बताना ही पड़ेगा। हमारे बच्चे, हमारे पति देव, हम और मैं, मेरे घर परिवार के लोग, तो इस तरह से हम लोग जो है सो बनाते बनाते जो है सो थोड़ा आपसे अपनी बातें भी शेयर कर लिए। बच्चे हमारे अभी अपना अपना काम कर रहा है, अपना ऑफिस का काम कर रहा है। हम लोग बच्चे के लिए उनके पसंद का खाना बना रहे हैं, और जब बन जाएगा फिर हम सभी लोग एंजॉय करेंगे। इसको ढक ढक कर पकाना होगा फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगेगा मटन पकने में। सिम कर देते हैं गैस को, और बस ऐसे ही चलता है। मुझे तो प्यास लग गई, अब मुझे पीना पड़ेगा पानी थोड़ा सा। कुछ आप भी बोलिए, आप तो बड़ा गैस फुल कर दें क्या? उसको चलाइए एक बार।
पानी तो देखिए खूब छोड़ दिया है मटन। इस तरह से मटन को सीजने में जो है तो 30 से 40 मिनट लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इसको पानी डाल के हम इसे पकाते रहेंगे इसी तरह से, ताकि यह पक जाए। पानी अभी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का हल्का सा जैसे सूखने लगेगा कि हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें। सिम कर देते हैं। तो मसाला भी डाल ही देते हैं इसमें। फ्रेंड्स, यह गरम मसाला है घर का। सिर्फ इसमें लौंग, इलायची, जावित्री, दालचीनी, छोटी बड़ी इलायची, बस। गरम मसाला जो होता है वह है फ्राई किया हुआ है, पेस्ट बना करके और हल्का सा तेल में फ्राई करके मैं रख लेती हूँ, ताकि बाकी सब्जी में भी दूंगी। मैं उसे वीकली रेडी करके रखती हूँ। तो इस तरह से वो मसाला हम डाल दिए इसमें, गरम मसाला, और इसको चलाएंगे। ये देखिए, मिर्ची को इस तरह से बीच से फाड़ देते हैं हल्का, और इधर ज्वाइंट ही रहेगा, तो इसका तीखापन जाएगा, हरी मिर्ची का फ्लेवर जाएगा, और जिसको नहीं खाना होगा वो इसको निकाल के हटा देंगे, और जिसको खाना होगा वो इसको एंजॉय करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है इस तरह से मिर्ची भी डाला हुआ। तो ये हो गया। अब हम इसमें मीट मसाला का पाउच डालेंगे, उसे हम पानी में घोल के फिर डालेंगे। इस तरह से घोल के हम इसे डाल देंगे। बस, हम इसमें और पानी वानी नहीं डालेंगे अभी कुछ भी। इसे एक बार चला देंगे और फिर ढक देंगे। पानी अगर इसका सूख जाएगा ना फ्रेंड्स, तो थोड़ी थोड़ी हम पानी डाल के इसे पकाते जाएंगे। तो अब इसको हम ढक देते हैं, क्योंकि इसे पकना है। ढक के गैस को कम कर देंगे। तो फिर कुछ सुनाइए। फिर बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। चले, कुछ भी बोलिए, कुछ भी। अभी सुनाइए। तो ये हाँ। पकने में जो है तो अभी काफ़ी टाइम लगना है, और इसको चूँकि धीमा आंच पर पकाना है तो समय तो लगेगा, तो बीच बीच में इसको जो है सो ऐसे ही खोल कर चलाते रहना होगा। माइक आप लगाइए तो आवाज़ अच्छे से आएगा। और आप वो जो स्कूल टाइम का एक सुनाते हैं किसी शिक्षक के बारे में, क्या नाम था उनका?
हाँ, वो एक मदनेश्वर झा बोल करके हमारे स्कूल में वाह। टीचर हुआ करते थे। हाँ, चलिए सुनाइए उनके और बारे वो में कुछ। हम लोगों को संस्कृत, मैथिली और हिंदी पढ़ाते थे। क्योंकि वो साहित्यिक ज्ञान रखते थे, तो वो सब्जेक्ट उनका अपना पकड़ था और वो पढ़ाते थे। इसमें संस्कृत उनका मेन था कि वो संस्कृत के टीचर के रूप में ही स्कूल में बहाल हुए थे। किंतु हिंदी और मैथिली भाषा पर भी उनको अच्छा खासा पकड़ था, तो इसलिए वो मैथिली का भी क्लास लेते थे और हिंदी का भी क्लास लेते थे। तो संस्कृत में काफ़ी कुछ जो किस्सा कहानी होता है, जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी शिक्षाप्रद हुआ करता है, तो वो सब भी वो पढ़ाई के दौरान बीच बीच में सुनाते थे। मतलब किताब से हट के कुछ बताते थे? हाँ, अच्छा अच्छा। किताब ओह, अच्छा जो अच्छा। हाँ हाँ हमारा हाँ हाँ। सिलेबस है, हाँ सिलेबस के हिसाब से हाँ हाँ। जो पढ़ाई होता था वो तो हम्म। होता ही था। हाँ हाँ। लेकिन जो सिलेबस के अलावा हम्म। जो उनको समय मिलता था, तो उनमें वो संस्कृत के अलावा हिंदी और मैथिली के भी किस्से सुनाया करते थे, जिसमें विद्यापति जी का हाँ, अपने किस्सा मिथिलांचल के होता तो था, जो विद्यापति जी, हाँ, तब बहुत अच्छा। मिथिलांचल के प्रसिद्ध हम्म। लेखक कहिए, गीतकार कहिए, संगीतकार कहिए, हम्म। वो सभी कुछ हुआ करते थे। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों का सखी बहन पाक ग्रुप सिलीगुड़ी में विद्यापति जी का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम हुआ। लेकिन अफसोस कि मैं उसमें सहयोग नहीं दे पाई, नहीं जा पाई, क्योंकि नहीं थी यहाँ पर। मैं दीदी के बेटे के शादी में गई हुई थी, कटिहार में थी उस समय। इसीलिए मैं उस चीज़ को, जब मेरी सखी बहन पाक की ग्रुप बबीता झा मैडम जब डाली, तो मैं देख करके बहुत खुश हुई। लेकिन अफसोस भी बहुत हुआ कि मैं विद्यापति जी के कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाई। लेकिन अगले बार मैं ज़रूर भाग लूँगी, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उस समय मेरा कोई कार्यक्रम ना हो, ताकि मैं विद्यापति जी के प्रोग्राम में भाग ले सकूँ, कुछ सहयोग कर सकूँ और उसको एंजॉय कर सकूँ। चलिए, फिर विद्यापति का नाम लिए तो वो बात मुझे याद आ गई, इसलिए आपको बीच में डिस्टर्ब किया, सॉरी। चलिए सुनाइए, कंटिन्यू होइए। विद्यापति जी के बारे में बोला जाता है कि मिथिलांचल के वो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कवि होते हैं और अपने ज़माने के माने हुए कवि थे, जो मेनली मैथिली भाषा में उनका पकड़ था। और मैथिली भाषा में जो हमारे सामाजिक रीति कुरीति और अच्छे बुरे जो भी चीज़ थे, सबको वो संगीत के रूप में और कहानी के रूप में, किस्सा के रूप में अपने बुक में उन्होंने संग्रहित किया। और उनको पढ़ करके, उनको समझ करके, जो हमारे मिथिलांचल के निवासी हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। आज भी उनका ढेर सारा कहानी ऐसा है जो लोगों को छू तक जाता है। उगना रे मोर कतय गेलै, उनका एक बहुत ही फेवरेट किरदार होते हैं, जिनका नाम उगना है। उगना वास्तव में कोई मानव रचित, क्या कहेंगे, वो चरित्र नहीं है। ये भोला बाबा वाला ही क्या है? भोला बाबा वाला है क्या? भोला बाबा वाला। जी जी। अच्छा अच्छा, मुझे याद आया, आप मुझे सुनाए हैं ये कहानी तो। तो बोले जाते हैं ये बात कि जो विद्यापति जी थे वो शंकर भगवान के बहुत ही बड़े भक्त थे। अच्छा अच्छा। और उनके पूजा पाठ जो विधि विधान से होता है वो करते थे। विद्यापति जी कोई भी नियम भूल जाएं, लेकिन जो महादेव के प्रति उनका समर्पण था वो कभी नहीं भूलते थे। उनके बारे में बोला जाता है कि रामायण, भारत और इस तरह के जो पुराण के किस्से हैं, वो सभी वो लोकल क्षेत्रों में बाँचने के लिए जाते थे। मतलब
लोगों को किस्सा सुनाने के लिए जाते थे, विद्यापति जी। विद्यापति जी, और उन किस्सा में महाभारत का जिक्र होता था, रामायण का जिक्र होता था। और चूँकि वो महादेव के बहुत ही बड़े भक्त होते थे, तो महादेव जी एक बार उनके साथ उगना के रूप में आए। बोले तो एक बहुत ही सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर जो गरीब लोग बोला जाता है, तो उस गरीब लोग के रूप में विद्यापति जी के सामने वो आए और अपने आप को दर्शाए कि उनको खाना खाने के लिए, रहने के लिए या किसी भी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो विद्यापति जी उनको अपने सेवा के लिए एक नौकर के रूप में रख लिया। जब भी कोई भी बात होता था तो पंडित जी बोले तो विद्यापति जी। विद्यापति जी को पंडित जी बोला हाँ, जाता था। पंडित जी भी बोलते थे, क्योंकि वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, मैथिली के ज्ञाता थे। सभी जगह पर वो महाभारत, रामायण, गीता, इन सबों का पाठ करते रहते थे। लोग उनको इसी काम के लिए बुलाते थे अपने यहाँ। कोई भी फंक्शन है, शादी ब्याह है, या जैसे अष्टजाम वगैरह होता है, तो ये सब फंक्शन जब घर पर कोई करते थे, मुंडन का समारोह हो गया या और भी जो सामाजिक फंक्शन हुआ करता है, तो उन सभी में उनको इनवाइट किया जाता था। और इनवाइट करने का मुख्य पर्पस होता था कि महाभारत के अंदर जो गीता का पाठ है, गीता के श्लोक के अंदर जो छुपा जो क्षेत्रीय भाषा है, उस क्षेत्रीय भाषा और उनके प्रवचन के लिए, यानी अपने मैथिली भाषा में बोलेंगे तो ये बाँचना बोला जाता है उसमें, कि गीता का पाठ बाँचते थे, सुनाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इन सभी चीज़ों पर वो लोगों के बीच जो है सो किस्सा सुनाते थे, और किस्सा के माध्यम से जो एक संदेश होता है, वो संदेश लोगों तक पहुंचाते थे। तो जब इस काम के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और ये सारा काम करते थे, तो उन्हें परेशानी होती थी, थोड़ा हरासमेंट होता था। तो अपने काम के लिए उन्होंने एक नौकर स्वरूप आदमी को रख लिया, और वो नौकर स्वरूप थे जिसका नाम उगना हुआ करता था। और ये वास्तव में एक मानव स्वरूप नहीं था, ये साक्षात जो है सो शंकर भगवान जो है उगना के रूप में उनके सेवा में आए हुए थे। क्योंकि शंकर भगवान के प्रति वो इतने समर्पित होते थे कि शंकर भगवान उनके पास नौकर के रूप में उनके साथ सेवा दे रहे थे। तो कहा जाता है, और नौकर। हाँ, तो बोला जाता है कि जब ये प्रवचन के लिए दूसरे गांव जाते थे, तो उगना हमेशा इनके साथ हुआ करता था। इनको रास्ते में कभी पानी का ज़रूरत हो गया, रास्ते में कभी फूल का ज़रूरत हो गया, तो इस काम के लिए उगना इनका जो है सो बहुत ही प्रिय दास हुआ करता था, इनके सेवा में समर्पित हुआ करता था। तो एक समय की बात है, बोलते हैं कि जब प्रवचन के लिए ये जा रहे थे, तो विद्यापति जी को बहुत जोर का प्यास लग गया। अब रास्ता इतना दुर्गम था कि आस पड़ोस में कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था, न तो कुआं, न नदी, न तालाब। और विद्यापति जी पानी के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रहे थे। देखा जाए तो ये सभी उन्हीं का रचा हुआ लीला था। तो
विद्यापति जी उगना को बोलते हैं कि बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, मेरे लिए पानी लेकर के आओ। तो उगना बोलता है कि शायद यहाँ आसपास में तो न कोई सरोवर है, न ही तालाब, न नदी, न और कोई चीज़। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ न कुछ मिल जाएगा तो वहाँ से पानी पीने के लिए व्यवस्था कर लिया जाएगा। सफ़र और आगे बढ़ता है। जब विद्यापति जी बिल्कुल ही थक जाते हैं और इस स्थिति में नहीं रहते हैं कि और आगे चला जाए, तो फिर से वो उगना को बोलते हैं कि अब प्यास के मारे ये हालत है कि हम और आगे नहीं चल पाएंगे, हम यहीं रुकते हैं, तुम आगे चल कर देखो, कहीं कुछ पानी का जुगाड़ होता है तो पानी हमारे लिए लेकर के आओ। उगना तो ये माया जाल रचे हुए थे, वो तो साक्षात जो है सो शंकर भगवान थे, उनके जटा में तो गंगा वास करती थे, तो उनके लिए पानी तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो जब देखे कि विद्यापति जी बिल्कुल अस्वस्थ हो गए हैं, जाने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं हैं, तो वो बोले ठीक है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, हम देखते हैं आसपास में कोई जलाशय हो या नदी हो तो हम वहाँ से पानी ले आते हैं। तो विद्यापति जी को एक पेड़ के नीचे छोड़ करके और उगना जो है सो आगे बढ़ गए। एक झाड़ी के ओट में जा कर के और अपने जटा से गंगा जल निकाल के पूरा लोटा भर लिए और 2 मिनट में वापस आकर के विद्यापति जी को सौंप दिए। विद्यापति जी देखे कि भाई आस पड़ोस में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, ये पानी कहाँ से लेकर के आया। विद्यापति जी बहुत ही चकित थे इस बात के लिए। तो उनको डाउट हुआ तो वो पानी पीने के बजाय उगना का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम कौन हो। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक जंगल का जंगल है, रेगिस्तान का जगह है, पानी का कोई भी स्रोत नहीं, न नदी, नाला, तालाब, कुआं, कुछ भी नहीं, फिर पानी तुम कहाँ से लाया। अब उगना परेशान हो गया। अब वो दुविधा में था कि क्या करें। जब देखा कि बिल्कुल लाचार हो गया, अब कोई चारा नहीं है, तो उगना जो है सो उनको बताया सारा बात कि हम उगना नहीं, हम कौन हैं। पानी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, हमारे जटा में ही गंगा जल बसता है, तो आपसे छुप करके हमने अपने जटा से गंगा जल आपके लिए लेकर के आया है। मैं शंकर भगवान हूँ। तो इस बात को जानते हुए चकित हो गए विद्यापति जी और बोले कि हम जिसके पूजा में 24 घंटा लीन रहते हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, वो हमारे सेवा में, ये तो अनर्थ वाली बात है। तो इस पर उगना जवाब देता है कि हम आपके सेवा भाव से इतना प्रसन्न हैं कि हमारी इच्छा है कि हम आपके सानिध्य रहकर आपके इस भक्ति भाव का सुख प्राप्त करें, और इसीलिए हम नौकर स्वरूप आपके पास आपकी सेवा में लगे हुए हैं। तो खैर बात आई गई हो गई। जहाँ जाना था विद्यापति जी को अपने प्रवचन के लिए, वो चले गए, वहाँ प्रवचन दिए, लेकिन इनके मन में तो ये चीज़ बिल्कुल ऐसा था कि हजम नहीं हो रहा था कि एक भगवान से वो दास के रूप में सेवा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन उगना जो है उनको एक शर्त रख दिया कि जिस दिन आप हमको उगना के अलावा शंकर भगवान के रूप में देखेंगे,
हम उस दिन आपका त्याग करके आपके पास से चले जाएंगे। यदि मंजूर हो तो हम आपके पास रहें, नहीं तो हम आपका त्याग करते हैं। तो विद्यापति जी जो अपने आराध्य देव के लिए दिन रात इस तरह से लीन रहते हैं, वो इस शर्त को कैसे त्याग सकते थे कि उगना उनके पास ना हो। वो इस बात को एग्री करते हुए कि ठीक है, सिर्फ हम जान रहे हैं और हम आपको उगना स्वरूप ही स्वीकार करते हैं। तो दोनों में ये समझौता हुआ और फिर वो अपने अपने काम में लग गए, आगे बढ़ गए। मतलब शंकर भगवान उगना के रूप में जो थे तो फिर से विद्यापति जी के घर में ही थे, रहने लगे। हाँ, जैसे चूंकि ये पहले तो थे। जंगल अच्छा, में बात हो रहा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। उन दोनों के अलावा वहाँ कोई नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो कोई नहीं है तो कोई और तो जान नहीं सकता इस बात को। ये तो उन दोनों के बीच का ही गुप्त बात है। तो दोनों के बीच ये समझौता हो जाता है कि कभी भी विद्यापति उगना को शंकर भगवान के रूप में नहीं सोचेंगे, और जिस समय वो इस चीज़ को सोचे, उगना विद्यापति का त्याग करके अपने वैकुंठ धाम चले जाएंगे, या जहाँ भी वो बसते हैं वहाँ चले जाएंगे। और फिर आगे का सिलसिला शुरू क्या होता लगता है है। विद्यापति जी अपनी पत्नी को बताएंगे या नहीं? यही तो एक पारिवारिक समस्या तो यही कोई है। राज नहीं छिपता है, तो क्या लगता है? विद्यापति जी इतने मन के मजबूत लोग थे कि वो अपने पत्नी को भी इस बात को नहीं बताते हैं। अच्छा। और जो रोज़मर्रा का जीवन है, हाँ, हाँ। अभी चूँकि विद्यापति भी जान गए हैं इस बात को कि उगना कौन है, तो अब उगना के लिए और भी आसान हो गया जीवन जीना। सही बात है। एक दास और एक भगवान, ये जो दो रोल वो खेल रहे थे, इस दोनों रोल में थोड़ा सा कटौती आ गया। क्योंकि विद्यापति जी को भी पता है कि उगना कौन है, और उगना को भी पता है कि उगना उगना नहीं शंकर भगवान है। तो चूँकि वो विधाता हैं, तो उनके लिए कोई भी काम इतने दिक्कत वाला नहीं है। जो भी वो सोचते थे, जो भी वो चाहते थे, वो क्षण भर में उसको पूरा कर लेते थे। तो हुआ क्या कि विद्यापति ऐसे ही रोज़मर्रा का जो काम है उसको निपटाते हुए रोज़मर्रा का काम को निपटाते हुए जो भी वो गांव-गांव में अपना प्रवचन करते थे, जहाँ भी वो इनवाइटेड होते थे, तो जैसे हमेशा चलता था वैसे ही चल रहा था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि विद्यापति और उगना एक बार अपने जो उनका अपना घर है विद्यापति जी का, प्रवचन से जब लौटे तो वहाँ पर दोनों अवेलेबल थे। इनके रोज़ के उठन बैठन से उनकी बीवी परेशान थी, क्योंकि उगना और विद्यापति के बीच जो पहले वाला भाव था, अब वो भाव उसमें नहीं है। यानी कि जैसे पहले एक दास के रूप में विद्यापति जी उगना जी को बार बार कोई ना कोई आदेश दे देते थे, ये कर लो, वो कर लो, ये ले आओ, वो ले आओ। अब चूँकि विद्यापति के नॉलेज में है कि उगना कौन है, तो वो हर बात को सेलेक्टेड रूप में लेते थे कि क्या उनको आदेश दूं और क्या नहीं दूं। तो बीवी इस अंतर को महसूस कर रही थी। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि विद्यापति जी कहीं गए हुए थे, घर में थे नहीं, और बीवी जो घर की मालकिन थी, उनको किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा। विद्यापति जी की पत्नी? जी। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो उन्होंने उगना को आदेश दिया। अब आदेश विद्यापति का हो या उनकी बीवी का, उगना के लिए तो दोनों सराखों पर था। तो विद्यापति के एब्सेंटी में उनकी बीवी के द्वारा दिए गए आदेश को विद्यापति का नौकर यानी कि उगना
उसी तन मन से पूरा करता था जैसे वो विद्यापति के लिए करते थे। लेकिन एक अंतर कहाँ पर था कि विद्यापति जानते थे कि उगना कौन है और बीवी जानती नहीं थी। तो चूंकि विद्यापति जानते थे तो विद्यापति जैसे बोलते थे कि भाई सुबह की पूजा के लिए फूल ले आओ, तो वो क्या करते थे, किसी भी वाटिका में जाते थे और पूरा फूलदान भर करके फूल ले आते थे, जबकि वाटिका में कुछ भी ना होता था। तो इसी तरह से बीवी जो है सो विद्यापति की जो बीवी थी वो क्या कहते हैं उगना को कुछ फरमाइश की और उगना जो है उसको यूं ही चुटकी बजा के पूरा कर दिया। तो उनकी बीवी को इस बात पर संदेह हुआ, तो तर्क वितर्क हो गया दोनों के बीच में। अभी तर्क वितर्क जो है उगना उस हिसाब से कर दिया कि विद्यापति को सब पता है, बीवी को पता नहीं। बीवी को तर्क हजम नहीं हुआ और वो नाराज़ हो गई, और नाराज़ होने के कंडीशन में क्या कि वो गुस्सा में जो है चूल्हा में जो लगा हुआ जलावन था उस जलावन से उगना को दे मारा, और उगना जो है उस दिन विद्यापति के आश्रम को छोड़ करके जहाँ पर वो रहते हैं कैलाश पर्वत पर वहाँ चले गए। जब विद्यापति लौट करके आते हैं तो उगना को चारों तरफ खोजते हैं, उगना कहीं मिलता नहीं है। तो बीवी से पूछते हैं कि उगना कहाँ है। तो बीवी सारा जो उनके बीच जो भी किस्सा हुआ था वो सारा किस्सा सुनाते हैं और बोलती है कि से हमें गुस्सा आ गया और हमने जलते हुए जलावन से उसको मारा। ये सुनते हैं विद्यापति एकदम शोक में डूब गए और समझ गए कि विद्यापति जो है सो अब यहाँ नहीं है, वो अब कैलाश चले गए हैं। और इस शोक से वो इतने विचलित हुए कि जिसका वर्णन नहीं। और इसी वियोग में उन्होंने एक कविता का रचना कर डाला और उसका शीर्षक था कि उगना रे मोर कतय गेलै। और ये आज भी मैथिली साहित्य में ये कविता बहुत ही चाव के साथ पढ़ा जाता है। और जो भी विद्यापति के हिंदी साहित्य, मैथिली साहित्य अवेलेबल हैं उनमें उगना का जिक्र आज भी है, और ये बहुत ही चर्चित और प्रचलित कविता है जिसका शीर्षक है उगना रे मोर कतय गेलै। तो समझे, तो ये था विद्यापति और उगना के बीच का किस्सा। हाँ, अब इनको चला लीजिए एक बार। ठीक है, तो मैं एक बार बैक कैमरा ऑन करती हूँ, आप मोबाइल पकड़िए। अब इसको चल के एक बार देख लीजिए कि सीधा है कि नहीं। तो बहुत हो गया, पक गया होगा। थोड़ा सा क्लोज अप करके दिखाइए नज़दीक से थोड़ा। रंगत जो चेंज हुआ मटन का, तो बाकी लोग भी देखे, और मुझे तो लगता है कि अब मटन पक गया होगा। तो इसको एक पीस निकाल करके उसमें ढक्कन में चेक कीजिए। कौन सा मटन है? वाला ही पोर्शन है। थोड़ा ठंडा होने दीजिए। पक गया है। हो गया है लगभग, और 5-7 मिनट इसमें। 5-7 मिनट में और हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देख लीजिए स्वादानुसार जूस जो पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से वैसा जूस इसमें ऐड कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ तो फ्राई मटन भी लोगों को पसंद होता है। तो अभी इसमें
5-7 मिनट अगर और लग जाएगा तो फ्राई मटन खाने लायक हो जाएगा। तो इसको 5 मिनट के लिए हम और ढक देते हैं और उसके बाद इसमें से हम कुछ पीसेज निकाल लेंगे फ्राई खाने के लिए, और उसके बाद जो बचेगा उसमें हम थोड़ा सा ग्रेवी लगाएंगे, क्योंकि हमें चावल के साथ सर्व करना है। रोटी और चावल दोनों रहेगा खाना में। तो अब थोड़ी हाथ को धो करके मैं और दीजिए। फ्रेंड्स, मटन हमारा ऑलमोस्ट पक गया है, खाने लायक फ्राई एंजॉय किया जा सकता है। बस 4 से 5 मिनट अगर यह और पकेगा तो बिल्कुल फ्राई पीस खाने के लिए रेडी है। चलिए एक झलक इसका मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स, और खुशबू तो मत पूछिए पूरा टेरिस खुशबूदार हो चुका है। पास पड़ोस में भी खुशबू जा रही है। फ़ोन आने लगेगा मुझे तो अब सबका। हाँ, तो थोड़ा सा इसे हम सीम कर देते हैं ताकि यह और 5 मिनट में अच्छी तरह से पक जाएगा। वैसे खाने लायक हो गया है। मेरे यहाँ मटन मतलब साहब तो इस स्टेज में भी खा लेंगे जितना अभी पका है, लेकिन हमारे जो दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ना वो पूरा पका हुआ मटन ही खाते हैं। तो इसलिए उनके लिए हमें इसे 5 से 7 मिनट लगभग और पकाना होगा, तभी हम इसको फ्राई खाने के लिए इसको निकाल पाएंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हैं? फ्रेंड्स, आप लोग कैसे बनाते हैं मटन? बताइए कमेंट करके। आप लोग इसमें क्या डालते हैं, क्या नहीं डालते हैं? लहसुन क्या आप लोग भी साबुत डालते हैं? मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद होता है, चूस के खाने में बहुत टेस्टी लगता है। साबुत लहसुन का गांठ डाल करके मटन बनाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मटन का भी स्वाद बढ़ जाता है और जो लहसुन है साबुत वो भी बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। बेटा को थोड़ा कम पसंद है तो उसके लिए उसको अलग अलग लहसुन किया हुआ थोड़ा ज़्यादा पसंद है और खाता है ये भी। लेकिन थोड़ा सा जैसे हम लोग एकदम टूट के खाते हैं, मटन से पहले लहसुन उठाते हैं, वो नहीं, पहले लहसुन उठाएगा नहीं, पहले मटन उठाएगा बाद में फिर लहसुन उठाएगा। तो आज हम लोग जो प्लान किए थे कि टेरेस पर बनाएंगे मटन आज और गांव का मज़ा उठाएंगे, तो आज हम लोग पूरी तरह से गांव का मज़ा उठा रहे हैं अपने सिलीगुड़ी के बागडोगरा में, जहां मेरा अपना मकान है। तो मैं अभी अपने ही टेरेस पे हूँ और जैसा आप लोग जानते हैं बेसिकली मैं मिथिलांचल की हूँ। मेरा घर मधेपुरा है, मायके भी और ससुराल भी दोनों ही। मायके और ससुराल के बीच में 6 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है मिठाई और मधेपुरा में, और मिठाई से और 2 किलोमीटर के आसपास अंदर है रतनपुरा गांव। वह मेरा ससुराल है, जहां पर अभी भी जगह ज़मीन मकान जो भी है हम लोगों का अपना है। कभी कभी हम लोग अभी भी इंजॉय करने के लिए, मतलब गांव, मतलब वो घर मेरा घर नहीं मंदिर है, इस पर्पस से ही मैं साल में एक बार ज़रूर जाती हूँ। पहले भी जाती थी जब माँ जी थी तब, और अभी भी मैं जाती हूँ। और जबकि बिल्कुल आदत छूट गया है अब गांव में लकड़ी पर तो खैर अब खाना नहीं बनता है। गांव में भी गैस चूल्हा ही सभी के घर में है, तो वहाँ भी एक छोटा चूल्हा रखे हैं। और गांव तो गांव है, सारे लोग अपने हैं तो कोई बनाने नहीं देते हैं। आज इधर मेरे घर में बन रहा है, आज मेरे घर में बन रहा है, तो ऐसे ही चलता है सब अपनों के यहाँ। लेकिन मैं अपना भी व्यवस्था रखी हूँ
तो जाती हूँ गांव, अभी भी जाऊंगी। और बस यही है। और कभी कभी गांव का मज़ा लेने का मन हो जाता है, तो मन को भी क्या करना, तो जो मन को चाहिए जब पॉसिबल है तो चलो भाई छत पर ही मज़ा लेते हैं, बाहर में बना करके। मॉड्यूलर किचन में बना बना के तो थक जाते हैं खाना, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, खुले आसमान के नीचे बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बना रहे हैं बच्चे के लिए मटन, ताकि बच्चे खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और हम लोग का बस यही है, और क्या, ऐसे ही टाइम बीत जाता है, घूमना फिरना और खाना पीना करना, बस यही है दैनिक रूटीन। अभी चूँकि वैकेशन चल रहा है, हम लोगों का तो बस 15-16 दिन का वैकेशन है और लगभग ख़त्म होने को आई छुट्टी। तो एक बार हम लोग फिर से मटन को देख लेते हैं। मटन तो पक गया है, तो अब हम इसमें से कुछ पीसेस निकाल लेंगे। तो हम इसमें अभी मटन थोड़ा निकाल लेते हैं फ्राई पीस खाने के लिए। और बाकी में हम अभी लगा देंगे ग्रेवी। बस इसके अलावा हम पानी नहीं डालेंगे इसमें। और अभी भी हम इसको ढक के पकने दे देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वह भी पक जाएगा। और इसके बाद हम इसमें लगाएंगे तड़का।
बैटरी मेरा लो हो गया था कि मैं 2 दिन से चार्ज नहीं की थी अपने मोबाइल को, और आ गई लाइव करने के लिए। तो फिर अभी मैं चार्ज में भी लगा दी हूँ, तो चार्ज भी हो रहा है और हम लोग लाइव में बने हुए हैं। आप लोग भी बने रहिए। और मटन मेरा लगभग हो गया है 5 से 10। जब इतना देर वेट किए, 5 से 10 मिनट और वेट कीजिए। देखिए कितना अच्छा बना है, बन के बिल्कुल देसी स्टाइल, गांव के स्टाइल में मटन बन के बिल्कुल तैयार है। इसको हम लोग एंजॉय करेंगे। तो इस तरह से मटन हमारा बन गया। और अब जो है सो हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का में फ्रेंड्स हम थोड़ी सी जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च और घी से तड़का लगाएंगे। मटन बिल्कुल बन के रेडी है। अभी मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट करवा लेती हूँ साहब से, उसके बाद हम इसमें जो है सो तड़का लगा देंगे। तो आप फ्राई पीस है यह, आप एक पीस इसमें से लेके देखिए और नमक ठीक है कि नहीं और पका है कि नहीं अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग अभी फ्राई पीस निकाल दिए हैं खाने के लिए। बच्चे भी खाएंगे, हम लोग भी सभी को इसको एंजॉय करेंगे 1-2 पीस, और उसके बाद फिर डिनर करेंगे रोटी और चावल के साथ मटन को। तो आपने देखा फ्रेंड्स, मटन शुरू से मैं बना रही हूँ, लाइव आपने देखा, आप बने हुए हैं। और मटन मेरा पूरी तरह से अब बन के रेडी हो चुका है। तो अभी पहले इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें तड़का बचा हुआ है लगाने के लिए, तड़का लगा देंगे तो कम्प्लीटली यह बन के रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग सर्व करेंगे। तो पहले मैं एक बार साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा नमक टेस्ट करके बताए। एक बार इसमें से थोड़ा सा जूस आप चमचा से निकाल के थोड़ा सा टेस्ट करिए नमक, तब मैं इसमें तड़का लगा लूँगी फाइनल। हो गया, नहीं ज़रूरत होगा, चार्ज में भी लगा हुआ है, हो गया। बिल्कुल ठीक है, नमक नहीं लगेगा। नमक ठीक है, तो हम तड़का लगा दें इसमें। हाँ लगा दीजिए। तो ठीक है,
तो अब हम तड़का लगा लेते हैं। तो मटन हो गया बन के रेडी। अब हम इसको देंगे इस पर से उतार। तो अब मैं इसको उतार करके दूसरे वाले गैस पर रख देती हूँ जो बंद है, और इसको हम इधर गर्म होने के लिए दे दिए हैं बर्तन। तो अभी हम इसमें डालेंगे घी। यह देसी घी है फ्रेंड्स, मेरा घर का खुद का बना हुआ है, मार्केट का नहीं है। इसके बिना तो मटन का मज़ा अधूरा है। और इसमें थोड़े से हम जीरा डालेंगे। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा, खुशबू आने लगेगी, तब हम इसमें थोड़े से तेज कर दिए गैस को, फिर कम कर देंगे, नहीं तो आग लग जाएगा घी में। और इस तरह से हम घी को मेल्ट होने देंगे और गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स देखिए घी हमारा गर्म हो रहा है। और फिर अब हम इसको जब पूरी तरह से घी मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तभी हम इसमें डालेंगे, नहीं तो यह पूरा भर जाएगा। और यह देखिए, तो घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें जीरा और मिर्ची दे देंगे। तो अब हम बिल्कुल तेज़ आंच में करेंगे तो आग लग सकता है घी में। तो इस तरह से हम थोड़ा कम ज़्यादा करके, फिर क्योंकि हमारा जीरा भी पकना है, क्रैकल होना है, और कच्चा भी नहीं रखना है और जलाना भी नहीं है। तो एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है, तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारा तड़का कंप्लीट हो चुका है। तो इस स्टेज में हम गैस को कर देंगे बंद, और इस तड़के को हम डाल देंगे मटन में। और यह हो गया हमारा मटन। बस नज़दीक से यह देखिए, यह हमारा बन गया, खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब चलिए फिर एंजॉय करते हैं इसको। फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैं जो बनाई मटन कैसा बना, बहुत ही टेस्टी है। अब हम लोग एंजॉय करेंगे, और उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। और आप लोग भी अगर इस विधि से नहीं बनाते हैं तो एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपका कैसा बना और कैसा लगा। तो हम लोग चलते हैं अब डिनर करने के लिए। चलिए आप लोग भी सब कोई मिलके साथ में डिनर करते हैं। और इसी तरह मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ लाइव करते हुए। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं। हो गया बंद।